कल हम लोगों ने टॉपिक को छोड़ा था, हम वहीं से इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, जब हम इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको देखना होगा कि हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या हिस्सा बचा रह गया है। डे 1 जब हमने आपके बीच में डिस्कस किया तो मॉडर्न इंडिया, पूरा मॉडर्न इंडिया 2 घंटे के सेशन में हमने कंप्लीट कर दिया था। हम लोगों ने सिर्फ एक यूनिट अभी तक पढ़ी है, यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय समूह के बीच संघर्ष और अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना। अब ये ऐसा टॉपिक है जो केवल प्री से रिलेटेड है, यहाँ से मेंस में सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि कमीशन ने खुद कह रखा है कि 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से वो सवाल पूछेगा, यानी 1750 के आसपास से। और ये 1498 से लेकर 1760 तक की कहानी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है, तो ये केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना। अब इस प्रधान अंग्रेजी व्यापारिक शक्ति ने 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी के बीच में भारत को जीत लिया था। एक व्यापारिक समूह जो मुट्ठी भर लोग हमारे देश में आए, कुछ मुट्ठी भर सैनिक लेकर आए, कुछ मुट्ठी भर हथियार लेकर के आए। इतने बड़े देश को कैसे जीत लिया, अब ये अगले कुछ क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने हमें जीता, इस घटना को हम लोग पढ़ते हैं आंग्ल भारतीय संघर्ष के टॉपिक में। एंग्लो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट्स के नाम पर हम यहाँ पर टॉपिक को पढ़ेंगे। ये जो एंग्लो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट्स का टॉपिक है, इस टॉपिक में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आंग्ल बंगाल संघर्ष। प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत को पहले जीता। फिर बंगाल प्रांत से जो पैसा हाथ लगा, जो सेना हाथ लगी, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने दक्षिण में मैसूर राज्य को जीता। इसे हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष में। जो बंगाल और मैसूर से उन्हें पैसे का लाभ हुआ, उससे और बड़ी सैन्य क्षमता विकसित की और उन्होंने मराठों को जीता। इसे हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष में। बंगाल से, कर्नाटका यानी मैसूर से और मराठों से जो शक्ति हाथ लगी, उसका फायदा लेकर उन्होंने सिखों को जीत लिया। इसे हम आंग्ल सिख संघर्ष में पढ़ेंगे। और अंत में 1856 ईस्वी में अपने पूर्व के मित्र जो उनके सहयोगी थे, अवध राज्य को वो जबरदस्ती हड़प जाते हैं 1856 ईस्वी में। हम इसे पढ़ेंगे। इस प्रकार 1757 से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच में, राउंड फिगर में इसी को हमने यहाँ लिखा 1857 तक, वो भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को विजित करने में सफल हो गए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 80 से 85% हिस्सा, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वर्तमान भारत है, इस पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कैसे उन्होंने ये नियंत्रण स्थापित किया, अगले कुछ क्लासेस में हम ये विषय समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम एक टॉपिक बाहर निकालते हैं और आज उसे डील करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग आज लेंगे वो है आंग्ल बंगाल संघर्ष। ठीक, अब यहाँ से हम न सिर्फ आंग्ल बंगाल संघर्ष पढ़ेंगे, अब यहाँ कई डायमेंशन में चीज़ों को हमें समझना है। जैसे जब अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों को जीतना शुरू किया, तो उसमें भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, केंद्र में कौन सी राजनीतिक सत्ता थी, विभिन्न प्रांतों में कौन सी राजनीतिक सत्ता थी, पूरे भारत के नक्शे के आधार पर आपको समझाएंगे। फिर ये बताएंगे कि अंग्रेज इतने शक्तिशाली कैसे बन गए, उन्होंने कौन सी स्मार्ट टैक्टिक्स इस्तेमाल की, उन सब विषयों पर चर्चा होगी। और तब हम ये समझ पाएंगे कि मुट्ठी भर अंग्रेज व्यापारी कैसे यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, चलिए सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग टॉपिक लेंगे आंग्ल भारतीय संघर्ष। आंग्ल भारतीय संघर्ष में स्क्रीन पर 3 हिस्सों में से बांट देते हैं। सबसे पहले लेंगे विषय परिचय। विषय परिचय में अंग्रेजों के बारे में और भारतीयों के बारे में हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम भारतीय राजनैतिक स्थिति को समझेंगे। यहाँ पर हम अंग्रेजों की स्थिति को समझेंगे।
अंग्रेजों की स्थिति को समझेंगे। इससे हम समझ पाएंगे कि आखिर अंग्रेज और भारतीय भिड़े क्यों, और फिर हम आंग्ल बंगाल संघर्ष का घटनाक्रम पढ़ेंगे। इसमें पहली लड़ाई होगी प्लासी का युद्ध। इसमें पहली लड़ाई आपको हम पढ़ाएंगे प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 ईस्वी को होगा। इस युद्ध के कारण क्या थे, घटना क्या थी, परिणाम प्रभाव क्या हुआ, वो सब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्री के साथ साथ अब मेंस के क्वेश्चन मिलने की संभावना हमें मिलेगी। दूसरी घटना यहाँ पर आएगी जिसका नाम होगा बक्सर का युद्ध। हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, जिसकी टाइमिंग होगी यानी डेट होगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। दो घटनाएं इस बंगाल के संघर्ष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ अंग्रेजों की बंगाल विजय। अंग्रेजों की बंगाल विजय हो जाएगी। और क्या परिणाम हुआ? अंग्रेजों को बंगाल प्रांत पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये कैसे होगा? तो तीसरे घटनाक्रम से होगा और उसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, ठीक, जो 1765 में है। दो तिथि होगी, 12 अगस्त एवं 16 अगस्त को। तो तीन घटना हम समझेंगे, तब जाकर समझ में आया कि अंग्रेजों को बंगाल जीतने का अवसर मिल गया। अंग्रेज बंगाल प्रांत पर शासन करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। और इसका प्रभाव ये होगा कि अब अंग्रेज व्यापारी से यानी ट्रेडर से रूलर बन गए, यानी वो शासक वर्ग में शामिल हो गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इसके बाद मैसूर जीता, मैसूर के शासक बन गए। फिर महाराष्ट्र क्षेत्र जीता, मराठाओं के शासक बन गए। फिर पंजाब जीता, सिख क्षेत्र के शासक हो गए। फिर अवध प्रांत जीता, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के शासक हो गए। इस प्रकार भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर वो शासक बन जाएंगे। इतना ही नहीं हुआ, इस इलाहाबाद की संधि से पहले तक अंग्रेज अपने देश से बोरों में भरकर सोने और चांदी के सिक्के लाते थे, भारत से माल खरीदते और दुनिया के बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाते थे, क्योंकि एक व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन 1765 के इलाहाबाद की संधि के बाद चीजें बदल गईं। ये अपने देश से खाली हाथ आते, हमारे देश के बंगाल प्रांत से टैक्स वसूलते और उसी पैसे से भारत का ढेर सारा माल खरीदते, दुनिया में सैकड़ों गुना मुनाफा कमाते और वो मुनाफे की रकम लंदन में छोड़कर फिर खाली हाथ आ जाते। कुछ साल तक तो यही रहा। फिर क्या करते, नाव से इधर से पैसा और माल लेकर जाते और उधर से खाली नाव अब नहीं आती। इस दौरान उन्होंने अपने देश में कुछ फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश कर ली इसी भारतीय पैसे से, और उन्होंने भारतीय कच्चे माल से उन फैक्ट्रियों में कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, भारतीय कच्चे लोहे से इस्पात बनाना शुरू कर दिया और तमाम अन्य उत्पाद बनाए। उधर से लौटते समय अपनी नावों में अपने देश का औद्योगिक उत्पाद भर लाते और भारत के बाजारों में बेचना शुरू कर दिया। तो भारत का यहाँ से शुरू होता है आर्थिक दोहन। और अभी तक जब ये अंग्रेज आए हैं, अभी तक भारत सोने की चिड़िया अर्थात आर्थिक रूप से एक समृद्ध देश था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को ये अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो भारत गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली से युक्त एक देश हो जाएगा। तो यहाँ तो ये सब चक्र कैसे चला, ये एक साथ आपको समझने की कोशिश करना है, एक साथ। और इन चीज़ों को चूंकि
ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं तो आपको एनसीईआरटी में या सामान्य पुस्तक में ये चीज़ एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, पहले विषय परिचय के अंतर्गत अब क्या क्या विषय परिचय में आपको पढ़ाएंगे, जरा वो सुन लीजिए। कंपनी की स्थापना कैसे हुई और कंपनी की कार्य प्रणाली कैसी थी, हम पहले इसे समझा देते हैं। फिर कंपनी ने भारत में कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त किए जिसकी वजह से वो और व्यापारिक कंपनियों की तुलना में ज़्यादा सफल हुई, इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम अंग्रेजों ने इस विशेषाधिकार को प्राप्त करने के लिए कई मिशन भारत भेजे थे, इनमें से 2 प्रमुख मिशनों की हम चर्चा करेंगे। फिर हम मुगल बादशाहों की चर्चा करेंगे कि औरंगजेब के बाद कौन कौन थे मुगल बादशाह, कब से कब तक गद्दी पर बैठे और उनके समय में अंग्रेजों ने क्या किया, ये यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर मुगल काल भी हम यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम बंगाल के नवाब पर आएंगे, क्योंकि इन्हीं बंगाल के नवाबों में से अंतिम नवाब या प्लासी के युद्ध तक के नवाब सिराजुद्दौला तक ये नवाब कैसे किन अधिकारों से युक्त थे उसे पढ़ेंगे। और फिर सिराजुद्दौला के बाद कौन कौन से रबर स्टैंप नवाब अंग्रेजों ने स्टैब्लिश किए और अंततः बंगाल को कैसे कब्जा कर लिया, ये सब यहाँ पर पढ़ेंगे। इतनी चीज़ों से हम विषय के बैकग्राउंड को समझ पाएंगे। इतनी चीज़ों की जानकारी अगर नहीं रहेगी तो हम चाह करके भी आंग्ल बंगाल संघर्ष समझ नहीं पाएंगे कि एक व्यापारी जिनकी संख्या गिने चुने लोगों में थी, जिनके पास गिने चुने हथियार थे, इतने बड़े देश पर कब्जा कैसे किया, वही यहाँ से समझते चलना। यहाँ से सवाल आपके लिए है। चलिए अब पहले बात करते हैं कंपनी की स्थापना और कार्यप्रणाली। 31 कंपनी की स्थापना एवं पूर्व के देशों के साथ व्यापार वाणिज्य करने का व्यापारिक विशेषाधिकार मिला, ये हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष का विशेषाधिकार इस व्यापारिक कंपनी को दिया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 1603 में दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजा जॉन गद्दी पर बैठे। राजा जॉन से एक विशेष पत्र लिखवा करके व्यापारिक कंपनी को लीड करता हुआ कैप्टन हॉकिंस भारत आया। और फिर आगे की कहानी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। बात करते हैं कंपनी काम कैसे करती थी। इस कंपनी में मालिकों का एक समूह होता था जिसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। ठीक, मालिकों का समूह। यह कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर थी। पूछा भी गया कि भारत में कौन सी व्यापारिक कंपनी पहली बार ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम करती है, तो वो थे डच। अंग्रेज अपने देश से ज्वाइंट वेंचर बनाकर आए थे। कई सारे व्यापारियों ने अपनी पूंजी लगाकर एक बड़ी कंपनी खड़ी की थी। उन सभी मालिकों के ग्रुप को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था, मालिकों की सभा। ये प्रत्येक वर्ष 24 लोगों की एक टीम अपॉइंट करते थे, चुनते थे, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। निदेशकों का समूह। इसमें एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना दिया जाता था, एक वाइस प्रेसिडेंट होता था और बाकी सब मिल करके कंपनी को चलाया करते थे। यही बात यहाँ लिखी गई कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 24 निदेशकों के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से व्यापारिक क्रियाकलाप होते थे। इसमें एक अध्यक्ष होते थे, एक उपाध्यक्ष होते थे, कुल मिलाकर 24 निदेशक थे। उन्हीं में से एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था। और ये कंपनी कहाँ से माल खरीदेगी, कहाँ माल बेचेगी, कैसे जाएगी आएगी, ये सब ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किया करते थे। इनकी चर्चा आगे हमें करनी होगी। और आगे बढ़ते हैं साहब। कंपनी को विशेषाधिकार कैसे मिले। कंपनी भारत में जब माल खरीदने के लिए बंदरगाहों पर उतरती थी तो बहुत सारा पैसा लेकर आती थी। भारत के बाजारों से जरूरत का सामान खरीदती, टैक्स अदा करती, जिस देश के राजा के हिस्से में जाता। जैसे उत्तर भारत में मुगलों का कब्जा था तो दक्षिण भारत में बहमनी राजवंश, तो अलग अलग राजवंशों के बाजार से वो माल खरीदते और फिर नावों में रखकर विदेश ले जाते। तो अंग्रेज जिन जिन राजा के राज्यों से माल खरीदते तो उन्हें टैक्स अदा करते थे। अब रोज रोज टैक्स अदा करने को लेकर चिक होती थी। चिक का मतलब, अंग्रेज कहते कि साहब हमने ये माल तो 1000 रुपये में खरीदा है, और सरकारी अधिकारी कहते नहीं ये तो 10,000 का माल है। अंग्रेज कहते 1000 रुपये पे टैक्स लगाओ, भारतीय कर्मचारी कहते नहीं 10,000 पे टैक्स लगेगा, और 10 गुना ज़्यादा टैक्स थोप देते।
अंग्रेज देने से मना करते तो वो उनका सामान जब्त कर लेते। बात लड़ाई की नौबत तक आ जाती। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने एक चाल चली। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के एक क्षेत्रीय राजवंश गोलकुंडा नाम के बहमनी राजवंश के शासक से मुलाकात की और उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि हुजूर, सारे साल भर में हम लोगों ने जो इतना टैक्स अदा किया है वो जोड़ लीजिए, आप हमसे एडवांस में उससे कुछ ज़्यादा पैसा ले लीजिए और अपने कर्मचारियों को कह दीजिए कि वो अतिरिक्त कमाई के लिए अक्सर हमारे सामान की कीमत बढ़ा देते हैं, हमें तंग करते हैं, तो वो हमें रास्ते में ना रोकें। राजा को बड़ी खुशी हुई कि भाई महीने दर महीने थोड़ा थोड़ा टैक्स आएगा, उससे बेहतर है कि अंग्रेज एडवांस पैसा देने को तैयार है। अच्छा, उस तक पहुंचने वाला पैसा नीचे बहुत सारे बंदर बाट से ऊपर तक पहुंचता था, तो राजा ने हामी भर दी। परिणाम क्या हुआ? वर्ष 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से इन्हें सुनहरा फरमान मिला। ये पूछा गया है कि सुनहरा फरमान अंग्रेजों को पहली बार कब मिला? तो 1632 में। किस राजा से? तो गोलकुंडा के शासक से। क्या था ये सुनहरा फरमान? 500 पगोडा, पगोडा स्वर्ण मुद्राओं को कहा गया है। तो 500 पगोडा के बदले वर्ष भर कर मुक्त व्यापार, वर्ष भर कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसे उन्होंने सुनहरा फरमान कहा कि साहब गोल्डन अचीवमेंट है ये तो हमारे लिए। अब चिक चिक खत्म। बाजार से गुजरने वक्त अंग्रेज से बता देते कि अंग्रेजों का सामान है, कोई भी कर्मचारी छेड़ नहीं सकता था, टैक्स के लिए रोक नहीं सकता था। इसका फायदा ये होता कि बाजारों में ये तीव्र गति से प्रवेश करते और बाजारों, जिला मुख्यालयों और राज्यों से उतनी ही तीव्र गति से निकल जाते, जबकि बाकी व्यापारियों के माल चेकिंग के लिए रोक लिए जाते, टैक्स अदायगी के लिए रोक लिए जाते। इसकी वजह से उन्होंने इन सब चीज़ों पर काम किया और इसका फायदा मिला कि त्वरित गति से ये व्यापार करने लगे और टैक्स फिक्स हो जाने के कारण इन्होंने व्यापार की मात्रा बढ़ा दी। टैक्स उतनी ही रह गई तो लागत कम और बेचने पर मुनाफा ज़्यादा हो गया। तो इस घटना से अंग्रेजों ने अन्य व्यापारिक समूह की तुलना में ज़्यादा मुनाफा कमाया तो उसका एक हिस्सा अपनी सेना पर यानी रक्षा प्रणाली पर खर्च किया। इसलिए अन्य व्यापारियों की तुलना में अंग्रेज सैनिक रूप से सशक्त हो गए और उसका फायदा लड़ाइयों में उनको मिला। तो बात समझ में आ गई कि अंग्रेज सफल क्यों हुए, बाकी व्यापारी सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अंग्रेजों ने अपने व्यापार वाणिज्य में मुनाफा कमाने की नई विधि विकसित कर ली कि टैक्स फिक्स करा लो भारतीय शासकों से, टैक्स फिक्स हो जाएगा तो व्यापार बढ़ा दो, टैक्स उतना ही है, व्यापार ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे क्योंकि लागत कम हो जाती थी। तो ये काम इन्होंने यहाँ से किया। क्लियर है ना? अब जरा गौर से सुनिए। यही काम 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार से भी उन्हें विशेषाधिकार के रूप में मिला। इसमें बंगाल का सूबेदार कौन है आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसमें बंगाल के सूबेदार का नाम मिलता है, सूबेदार हैं शाह शुजा। कौन है ये साहब? ये है शाहजहां के पुत्र, यानी मुगल बादशाह शाहजहां के ये दूसरे पुत्र थे। पहला पुत्र था दारा शिकोह, दूसरा पुत्र शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब और चौथा था मुराद। शाह शुजा उसमें बंगाल का गवर्नर था। अंग्रेजों ने अपने एक डॉक्टर साथी जिसका नाम मिलता है गैब्रियन बार्टन, इसका नाम पूछा गया है, इसका नाम मिलता है गैब्रियन बार्टन ने राज परिवार की कुछ महिलाओं का इलाज किया। कहते हैं प्रसूति यानी मैटरनिटी यानी बच्चा पैदा कराने में मदद की। इस समय शाहजहां की पत्नी तक प्रसव पीड़ा की वजह से मृत्यु का शिकार हो चुकी थी। गैब्रियन बार्टन ने राजकीय महिलाओं का इलाज किया, राज परिवार कुछ सदस्यों का इलाज किया। इस बात से शाह शुजा बहुत खुश हुआ। उसने अंग्रेजों से पूछा, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों ने तुरंत कहा कि हुजूर, हम दक्षिण भारत में एक निश्चित कर देते हैं, बदले में हम साल भर आसानी से व्यापार करते हैं, हम लोग तो व्यापारी आदमी, कर्मचारियों से उलझना हमारे लिए हितकर नहीं है। आप भी एक निश्चित कर राशि तय कर दीजिए, हम एडवांस पैसा दे दिया करेंगे और साल भर हमारे व्यापारिक कंपनियों के आदमियों के आने जाने में कोई रोक न लगे। तय हो गया। तय हुआ कि 3000 रुपए के बदले में
3,000 रुपए के बदले में वर्ष भर करमुक्त व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया। अंग्रेज खुश। बंगाल प्रांत में अब उन्हें करमुक्त व्यापार का अधिकार, गोलकुंडा में उन्हें करमुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। गोलकुंडा में मसूलीपट्टनम नाम का जो बंदरगाह था वहां से ये काम होने लगा, और बंगाल में उन्होंने हुगली और कुछ अन्य बंदरगाहों पर ऐसे काम शुरू कर दिए। समय के साथ क्या हुआ, 1651 में जो विशेषाधिकार उन्हें मिला था, 1656 में उस विशेषाधिकार को उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया। 1678 ईस्वी में क्या हुआ, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मुगलों की सत्ता का परिवर्तन हुआ। 1658 ईस्वी में शाहजहां को गद्दी से उतारकर औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। अब नए व्यक्ति को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, क्योंकि शाहसुजा को मारकर भगा दिया औरंगजेब ने। जो नया व्यक्ति बना, उस व्यक्ति ने, जिसका नाम मिलता है इब्राहिम खां, उस व्यक्ति से भी वही विशेषाधिकार अंग्रेजों को मिल गया जो पहले शाहसुजा के समय में था। लिहाजा 1678 ईस्वी में ये विशेषाधिकार पुनः कंटिन्यू हो गया। इस बीच में अंग्रेजों ने औरंगजेब से सीधे बातचीत की और कहा कि हुजूर, अभी जो कर की निश्चित राशि हम बंगाल में देते हैं, हम चाहते हैं आपकी अनुमति मिल जाए तो सारे मुगल प्रांत में, यानी पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक और कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक जो आपका राज्य है, हम व्यापार करना चाहते हैं और आप एक टैक्स की राशि फिक्स कर दीजिए, हम व्यापार करेंगे। औरंगजेब ने कहा ठीक। बोले हम जितने का माल आप खरीदोगे बाजार से, उसका 2% आपको कैश चुका देना है। तो तय की राशि हो गई कि 2% इन्हें कर चुकाना था। अंग्रेज खुश हो गए, बोले ठीक है साहब दे देंगे। बोले ना ना, अभी तो रुको, हम मुसलमान हैं, तुम गैर मुसलमान हो। हमारी व्यवस्था और नीति के अनुसार गैर मुसलमानों को अपने धर्म का पालन पोषण करने के लिए धार्मिक कर चुकाना पड़ता है, उसे जजिया बोलते हैं। तुम्हें जजिया के रूप में कुल व्यापारिक गतिविधियों का 1.5% जजिया कर भी चुकाना होगा। अर्थात अंग्रेजों को कुल मिलाकर 3.5% कर के बदले में मुगल प्रांत के किसी भी हिस्से से कर चुकाने का अधिकार उसे मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब औरंगजेब से 1680 ईस्वी में इन्होंने काम कर लिया। अब अंग्रेजों को गलतफहमी हो गई। यहां से एक सवाल पूछा गया, गौर से सुनिएगा। यहां अंग्रेजों को गलतफहमी हो गई। क्या गलतफहमी हो गई? अंग्रेजों को लगने लगा हम तो मुगल बादशाह से भी सुविधा ले ही लेते हैं, क्षेत्रीय राजवंशों से भी सुविधा ले ही लेते हैं, लिहाजा हिंदी में कहावत है मनबढ़ू होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में अंग्रेजों ने बंगाल में हुगली के बाजार को लूट लिया। औरंगजेब को उन्होंने कमतर करके आंका था। औरंगजेब के आदेश पर अंग्रेजों को बंगाल के हुगली से मारकर भगा दिया गया और वो करीब के एक ज्वरग्रस्त द्वीप फुल्टा पर जाकर छिपे, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। ये बात है 1686 की। यहां से सवाल है, गौर से सुनिएगा, मैं अभी उनके विशेषाधिकारों की बात कर रहा हूं। तो 1686 में हुगली की लूट की घटना हुई। हुगली की लूट की घटना हुई। परिणाम स्वरूप औरंगजेब की सेना ने अंग्रेजों से हुगली खाली करा लिया, मारकर भगा दिया और ये भागकर एक निर्जन टापू पर छुपने के लिए मजबूर हो गए, जिसे फुल्टा कहा जाता, तो उसे ज्वरग्रस्त कहा गया है। ज्वर यानी फीवर। वहां कोई भी जाता उसको बुखार हो जाता था। बुखार क्यों होता था? क्योंकि वो मच्छर वहां बहुत थे, पानी लगा रहता था, दलदली इलाके थे, तो मच्छर काटते थे, इसलिए लोगों को फीवर होता। इसलिए मान लिया गया कि साहब वो ज्वरग्रस्त द्वीप है, अभिशापित द्वीप है, कोई भी जाएगा बुखार हो जाएगा, ज्यादा दिन रह नहीं सकते थे। लिहाजा अंग्रेजों ने माफी वाफी मांगी, हुजूर और माई बाप कहना शुरू किया। जिस व्यक्ति ने हुजूर माई बाप करके अंग्रेजों को औरंगजेब से माफी दिलाई थी, उसका नाम पूछा गया है और उस व्यक्ति का नाम है जॉब चौरनाक। 1687 ईस्वी में जॉब चौरनाक के अनुनय विनय के बाद औरंगजेब ने अंग्रेजों को फिर से हुगली में आकर व्यापार वाणिज्य करने की अनुमति दे दी। परिणाम स्वरूप जॉब चौरनाक ने आगे बढ़कर 1690 ईस्वी में सूतानाती नाम के बंगाल के गांव में एक
व्यापारिक बस्ती बसाई और चुपचाप व्यापार वाणिज्य करने लगा। इस समय एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हुगली कहाँ है? तो बंगाल में। अब आते हैं मुंबई के आसपास क्या हो रहा था। मुंबई के आसपास भी एक अंग्रेज सेनापति को घमंड हो गया कि हमसे ज़्यादा ताकतवर तो मुगल भी नहीं है, लिहाजा उसने सूरत के बंदरगाह पर नौसैनिक हमला बोल दिया और वहाँ से हज की यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। ऐसी परिस्थिति में औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को कठोर आदेश दिया और उस अधिकारी को देश निकाला दे दिया। बाद में उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। ये अधिकारी कौन था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। उसका नाम है जेराल्ड ऑन्गियर। जेराल्ड ऑन्गियर। ये घटना है 1686 की, सॉरी 88 की। जेराल्ड ऑन्गियर, ये 1686 की घटना, हुगली लूट, 86 में लूट हुगली की, 87 में समझौता। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में फिर अंग्रेजों ने बदमाशी की 1688 में। इस बार जेराल्ड ऑन्गियर ने ये बात की और औरंगजेब ने उसे देश निकाला दिया। उसने बाद में माफ़ी मांग ली। ये सभी घटनाएं एग्जाम में पूछी गई, गौर करते चलिएगा। तो हम बात कर रहे हैं विशेषाधिकार की कि अंग्रेजों ने जब कोई भारतीय राजा गद्दी पर बैठता तो उसके सामने सर झुकाकर नतमस्तक हो जाते, हुजूर माई बाप करके अपना कर कम करा लेते और कुछ दिनों के बाद अपनी ताकत का एहसास बाजार में अक्सर दिखाते। लूट मार कर लेना, भारतीय व्यापारियों को पैसे न चुकाना या जबरदस्ती उनसे माल कम कीमत पर लेने की कोशिश करना इत्यादि। तो भारतीय राजनीतिक शक्तियां अक्सर उन्हें कठोर दबाव देती थी। जैसे पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में शाहजहां ने सबक सिखाया था इसी हुगली के बाजार में कासिम खां के माध्यम से। औरंगजेब ने भी 1686-87 में और 1688 ईस्वी में अपनी शक्ति का एहसास कराया। कहने का तात्पर्य औरंगजेब के शासनकाल तक अंग्रेज घुटनों के बल रेंग कर व्यापार करने वाले एक आम व्यापारी मात्र थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन औरंगजेब जैसे शक्तिशाली राजा के मरने के बाद मुगल राजवंश कमजोर पड़ने लगा और इसी कमजोरी का लाभ उठाकर इन अंग्रेज व्यापारियों ने भारत की क्षेत्रीय शक्तियों को जीत लिया। तो हमने औरंगजेब तक की अंग्रेजों के विशेषाधिकार प्राप्त की घटना का जिक्र कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि साहब कलकत्ता कब बसा, कैसे बसा, उसके लिए एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। 1680 ईस्वी के बाद 1698 ईस्वी में एक घटना घटी। ठीक, औरंगजेब के बेटे यानी औरंगजेब का पौत्र जिसका नाम मिलता है अजीम उस शान। ठीक है साहब, मैं नाम लिख देता हूं उसका, अजीम उस शान। अंग्रेजों ने 1698 ईस्वी में उस समय के बंगाल के सूबेदार और औरंगजेब के पोते अजीम उस शान से एक रिक्वेस्ट की कि हुजूर हम लोग व्यापार वाणिज्य करना चाहते हैं और व्यापार वाणिज्य के लिए साल भर जो माल खरीदते हैं उसे डंप करने के लिए हमें बड़ा गोदाम चाहिए। हमारे व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए अलग रिहायशी बस्ती हमें बसानी है, तो हमें 3 गांव खरीदने की अनुमति दे दीजिए। गवर्नर के पास ये राइट होता था, लिहाजा उसने 3 गांव खरीदने की अनुमति दे दी। ये 3 गांव जो उन्होंने खरीदे उसका नाम था गोविंदपुरी, सूतानाती एंड कोलिकाता। 1698 ईस्वी में औरंगजेब के पोते तत्कालीन बंगाल के सूबेदार यानी गवर्नर अजीमुस शान से अंग्रेजों ने 3 गांव खरीदे, सूतानाती, गोविंदपुरी और कोलिकाता। 1200 रुपए के बदले में उन्हें ये गांव मिल गए और इसी गांव पर बाद में एक उन्होंने शहर बसाया जिसे कलकत्ता नाम दिया गया। 1698 में जमीन खरीदी और 1700 ईस्वी में कलकत्ता बनकर तैयार हुआ और इस कलकत्ता को प्रेसिडेंसी शहर कहा गया। इस कलकत्ता को प्रेसिडेंसी शहर कहा गया और इस प्रेसिडेंसी शहर के प्रथम प्रेसिडेंट बनाए गए सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर को इसका प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया, इनका नाम भी पूछा गया है। तो 1700 ईस्वी से लेकर के चार्ल्स
और इनका नाम सर लगाएंगे। सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट बने। 1700 से लेकर 1773 ईस्वी तक 1700 टू 1773 कलकत्ता पूरब में अंग्रेजों का मुख्यालय बना, दक्षिण में मद्रास अंग्रेजों का मुख्यालय बना और पश्चिम में पहले सूरत इनका मुख्यालय था। यह भी सवाल पूछा गया एग्जाम में कि प्रारंभ में यानी प्रारंभिक समय में अंग्रेजों की पश्चिमी प्रेसिडेंसी का मुख्यालय कहाँ, तो सूरत। बाद में पुर्तगालियों से बॉम्बे मिलने के बाद पश्चिमी मुख्यालय बन गया बॉम्बे। इस तरह भारत में इनके 3 केंद्र काम करने लगे। ठीक, बॉम्बे, मद्रास में इन्होंने एक किला बनवाया जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड। कलकत्ता में इन्होंने एक किला बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। और इस प्रकार भारत में इनके 3 केंद्र हो गए, पूरब में कलकत्ता, दक्षिण पूरब में मद्रास और पश्चिम में बॉम्बे। पहले था सूरत प्रेसिडेंसी। 3 जगह से, गौर से सुनते चलिए। 1773 में कलकत्ता को पूरे भारत में अंग्रेजी गतिविधियों का मुख्यालय बना दिया गया, अर्थात कलकत्ता को राजधानी बना दिया गया। कलकत्ता बसा कब, 1700 में। 1773 में कलकत्ता को अंग्रेजों की भारतीय राजधानी घोषित कर दिया गया, जो 1773 से 1911 तक भारत में अंग्रेजों की राजधानी रहा। 1911 के दिसंबर महीने में दिल्ली दरबार में तत्कालीन अंग्रेजी राजा ने घोषणा की कि भारत में अंग्रेजों की राजधानी अब बदली जा रही है और कलकत्ता की जगह राजधानी दिल्ली होगी। दिसंबर 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई और 1912 फरवरी में राजधानी परिवर्तित हो गई और 1912 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की भारतीय राजधानी दिल्ली बनी और दिल्ली को ही उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। बस अधिक गर्मी पड़ने के दौरान ये हिमाचल के शिमला में राजधानी कुछ समय के लिए शिफ्ट कर देते थे और नॉर्मल डेज में दिल्ली को राजधानी रखते थे, जो 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों की भारतीय राजधानी रहेगी। इस तरह हमने अंग्रेजों के बारे में आपको यहाँ पर केवल जानकारी दे दी। अब 2 मिशन भी समझ लें कि इस दौरान अंग्रेजों को ये विशेषाधिकार मिले थे, तो उसमें 2 मिशन की भूमिका क्या थी। क्योंकि 1717 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद फर्रुखशियर के समय में इन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले थे। विशेषाधिकार की चर्चा से पहले हम जरा मिशन की चर्चा कर दें। हमें 2 मिशनों की जानकारी मिलती है। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड से राजा विलियम ने एक मिशन भेजा। ये मिशन सर नॉरिश साहब की नेतृत्व में भारत आया। उद्देश्य था औरंगजेब से विशेषाधिकार को प्राप्त करना, लेकिन यह मिशन अपने काम में असफल रहा। इंग्लैंड से भेजा गया मिशन सर नॉरिश की अध्यक्षता में आया था। मिस्टर विलियम, राजा विलियम के द्वारा भेजा गया था भारत के मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में कि अंग्रेज व्यापारियों को कुछ विशेषाधिकार मिल जाए, लेकिन वो असफल रहा। तो सर जॉन सरमन मिशन कलकत्ता से भेजा गया दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली ये मिशन भेजा गया। इस समय मुगल शासक का नाम मिलता है फर्रुखशियर। इसका समय काल है 1713 टू 1719। ये 1715 ईस्वी में ये मिशन दिल्ली पहुंचा। इस मिशन में सर जॉन सरमन के अलावा एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर हैमिल्टन, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। और इसमें एक अन्य व्यक्ति था जिसका नाम था ख्वाजा शेहूर्द। ये द्विभाषीय था। आर्मेनिया से बिलोंग करता था, तुर्की के निकट है ये जगह। तो एक आर्मेनियन द्विभाषीय, इसको इंग्लिश बोलते हैं इंटरप्रेटेटर,
वो फारसी भाषा भी जानता था, अंग्रेजी भी जानता था। तो अंग्रेजों की बात वो ट्रांसलेट करके फारसी में फर्रुखशेर को समझाता और फर्रुखशेर की बात को ट्रांसलेट करके अंग्रेजों को समझाता। इन तीनों के नाम एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इन तीनों के नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। सो हमने बताया कि जॉन सरमन मिशन जो आया वो 1715 में आया और डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखशेर की एक बीमारी, संभवतः दांत खाज खुजली जैसी बीमारी थी, उसका उसने इलाज कर दिया। तो फर्रुखशेर बड़ा खुश हो गया, उसने बोला कि भाई तुम्हें क्या चाहिए बताओ। 1717 ईस्वी में फर्रुखशेर ने अंग्रेजों को विशेषाधिकार दिया। अंग्रेजों ने कहा हुजूर कुछ खास चीजें चाहिए, बोला ठीक है लेते जाओ। और यही चीज 1717 का विशेषाधिकार कहलाया। यहां से कई सवाल हैं, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से यहां आपको बता दे रहा हूं। अंग्रेजों को 1717 में विशेषाधिकार मिला था। पहला 3000 रुपया वार्षिक के बदले में 3000 रुपए वार्षिक के बदले में बंगाल प्रांत से कर मुक्त व्यापार का अधिकार। अभी आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से बस केवल अभी लिख लीजिए या समझ लीजिए। दूसरा 10,000 रुपए के बदले में 10,000 रुपए के बदले में सूरत के बंदरगाह से वर्ष भर कर मुक्त व्यापार का अधिकार। कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया उन्हें बंगाल में अतिरिक्त 38 गांव खरीदने का अधिकार। 38 गांव खरीदने का अधिकार मिल गया। कहां था? बंगाल प्रांत में। प्लस बॉम्बे में ढाले, ढ ऐसे लिखेंगे, बॉम्बे में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल प्रांत में मान्यता दे दी गई। मैं इसी विशेषाधिकार को डिटेल क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि यहां से आईएएस में कई बार घुमाकर सवाल आपको पूछा गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। बंगाल में पहली बार 1651 ईस्वी में 3000 रुपए के बदले में कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया था। ठीक, अभी वर्ष कौन सा चल रहा है? 1717। 1717 ईस्वी में भी इन्हें मात्र 3000 रुपए ही टैक्स देने को कहा गया। 1651 से 1717 का अगर आप समय देख लें तो कुल मिलाकर के 66 साल का समय बीत गया। आधी शताब्दी बीतने के बावजूद अंग्रेजों के टैक्स में चवन्नी की वृद्धि नहीं हुई। और ध्यान से सुनिए, 1757 का जब प्लासी की लड़ाई होगी उस समय तक भी अंग्रेज चवन्नी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करते थे। 1651 से 1757 का समय देखिए तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 150 साल। 150 सालों में अंग्रेजों ने अपने व्यापार को 400 गुना बढ़ा दिया था, लेकिन टैक्स को 4 गुना भी नहीं बढ़ाया। तो जहां एक तरफ अंग्रेज 400 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, भारत को 400 गुना अपने टैक्सेस में कमी का नुकसान उठाना पड़ा। ये भारतीयों की अदूरदर्शिता और अंग्रेजों की स्मार्टनेस थी। हमारे ही देश के पैसे से अपनी सैनिक ताकत को उन्होंने बढ़ाया और हमारे ही देश के राजाओं को हरा दिया। हमारे देश के तत्कालीन राजा इतने अयोग्य थे, इतने अदूरदर्शी थे कि वो इस बात को समझ नहीं पाए। यही उत्तर मुगल कालीन शासकों की कमी थी, जिसे हम लोग आपके बीच में एक्सप्लेन कर रहे हैं।
इसलिए क्योंकि आपको कारण पूछ ले रहा है। ठीक, तो एक कारण आप देखिए टैक्स में, प्लस जो अधिकार बंगाल में मिला था 3,000 के बदले में 10,000 रुपए के बदले में सूरत से वही अधिकार मिल गया। 3 गांव खरीद करके इन्होंने कलकत्ता बसा लिया था, 38 गांव और ऐड कर लिया, पूरा बंगाल का एक बड़ा हिस्सा ही अपने कब्जे में चला गया। बॉम्बे में सिक्का ढालने के बदले में पूरे मुगल प्रांत में सिक्का मशहूर होगा। ध्यान से समझ, इसका मतलब क्या है, किसी भी देश में करेंसी छापने का अधिकार सिर्फ सरकार को होता है। हमारे समय के राजा इतने मूर्ख थे कि उन्होंने विदेशियों को सिक्के ढालने और उनके सिक्कों को मुगल राज्य में हर जगह मान्यता प्रदान कर दी गई। आज आप इंटरनेशनल व्यापार करते हैं तो पहले अपने पैसे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, और आपने सुना होगा कि लगभग 70 से 75 भारतीय रुपया देने पर $1 आपको मिलता है। हमारी मुद्रा की कोई वैल्यू ही नहीं थी, हम एक्सचेंज भी नहीं कराते थे, और उल्टा कहते थे कि भाई सिक्का ढालने का हक जो राजा का होता है, तुम भी ढाल सकते हो, तुम्हारा भी सिक्का माना जाएगा, है ना। ये इतनी बड़ी गलती थी। इसी गलती के कारण इस विशेषाधिकार को ऑर्म नाम के इतिहासकार ने महान मैग्ना कार्टा कहा है। महान मैग्ना कार्टा कहा है। अब अगला विवाद, इस मैग्ना कार्टा शब्द क्या है? तो ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है, इस विषय को लेकर इतिहासों में अलग अलग तरह की अवधारणा है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महान अधिकार पत्र। अंग्रेजों ने इसे महान अधिकार पत्र माना, इसे महान अधिकार पत्र माना, क्योंकि इसी के बाद अंग्रेजी व्यापारिक शक्ति की स्थितियां बदलने लगी तीव्र गति से। ठीक, तो हमने कब तक की बात आपको बता दी, 1717 ईस्वी तक का विशेषाधिकार। इस तरह से अंग्रेजों ने विशेषाधिकारों के माध्यम से, कब से शुरू हुआ था विशेषाधिकार? 1632 से। कब तक लेकर हम आए? 1717 तक। इन विशेषाधिकारों से अंग्रेजों ने विशेष प्रकार की योग्यता विकसित की, जिससे उनकी लागत कम हुई, मुनाफा बढ़ा। मुनाफे से उन्होंने सैनिक ताकत मजबूत की। उस सैनिक ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को पहले हराया, और बाद में इस सैनिक ताकत का इस्तेमाल करके भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति को भी हराते चले गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने विशेषाधिकारियों को पढ़ लिया, मिशन भी समझ लिया। अब जरा देखते हैं कि इस दौरान उत्तर मुगल राजवंश के शासक क्या कर रहे थे और देश में क्या कुछ घट रहा था। ठीक, हम मुगल साम्राज्य समय था 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। ये बड़े ताकतवर राजा थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एक से बढ़कर एक। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण रखा था, एक नई सभ्यता संस्कृति को जन्म दिया था, जिसकी विरासत आज भी भारत में जगह जगह देखने को मिलती है। लेकिन अंतिम मुगल शासक औरंगजेब के बाद मुगलों के जो उत्तराधिकारी हुए वो इतने कमजोर हुए कि उन्हें मुगल इतिहास का हिस्सा तक नहीं माना जाता। उन्हें उत्तर मुगल बादशाह कहा जाता है। इन्हें उत्तर मुगल बादशाह कहा जाता है। ये सभी के सभी बाबर के ही वंशज हैं, औरंगजेब के ही वंशज हैं, लेकिन इन्हें मुगल साम्राज्य का अंग तक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक रूप से कमजोर, अयोग्य और लगातार मुगल राजवंश को खोते जाने वाले राजा थे। चलिए साहब, एक एक करके सबके बारे में जान और समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई सारे आपको सवाल मिल जाएंगे। उत्तर मुगल राजवंश, हमने मुगल काल पढ़ाते वक्त आपको कहा था कि उत्तर मुगल हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, वो यहीं पर विषय आ गया। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। बहादुर शाह, औरंगजेब के 3 बेटे। अब इन 3 बेटों में से एक बेटा जो मुअज्जम था, वो बाकी दोनों भाइयों को मारकर उत्तराधिकार के युद्ध के बाद विजय प्राप्त करता है और बहादुर शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठ जाता है। 1707 से 1712 तक मात्र 5 साल वो शासन करता है। इसके समय में स्थितियां कमजोर पड़ने लगी और मुगलों की वह ताकत जो औरंगजेब के समय
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव रखती थी, वो एकाएक धराशायी होने लगी। 5 साल में ही राजा गद्दी से उतार दिया गया। अगला उत्तराधिकारी जहांदर शाह, औरंगजेब का पोता, गद्दी पर बैठा, जो केवल 1 साल गद्दी पर बैठा। 1712 से 1713 हत्या हो गई, गद्दी से उतार दिया गया। उसके बाद उत्तराधिकारी बैठा फर्रुखशियर, 1713 से 1719 बड़ी बेशर्मी से गद्दी से उतार दिया गया। उतरवाया किसने? सैयद बंधु नाम के दरबारियों ने। किससे उतरवाया? मराठों की मदद से उतरवाया। इस समय दक्षिण भारत में मराठा शासक का नाम मिलता है शाहूजी महाराज। शाहूजी महाराज 1707 से 1749 1749 तक वो मराठा पेशवा रहे। शाहूजी महाराज के पिता का नाम संभाजी महाराज था और संभाजी महाराज के पिता का नाम शिवाजी महाराज था। यानी शाहूजी महाराज शिवाजी महाराज के ग्रैंडसन यानी पोते थे। शाहूजी महाराज के समय में उनके पेशवा यानी प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ को फर्रुखशियर के दरबारियों ने, जिनको लीड कर रहे थे सैयद बंधु, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा कि बालाजी विश्वनाथ आप उत्तर भारत आकर हमारे मुगल बादशाह फर्रुखशियर को गद्दी से उतार दें, बदले में आने जाने का खर्चा, युद्ध का खर्चा और कुछ अतिरिक्त आपको लाभ दे दिया जाएगा। बालाजी विश्वनाथ दिल्ली आते हैं। 1719 ईस्वी में दिल्ली समझौता होता है। सवाल पूछा गया है, इसे दिल्ली समझौता कहा गया। तय हुआ कि मराठे 15,000 घुड़सवार सैनिक के साथ आएंगे और फर्रुखशियर को गद्दी से उतार देंगे। और देखिए, मात्र 15,000 मराठा घुड़सवार आते हैं और फर्रुखशियर को गद्दी से उतार देते हैं। बदले में दिल्ली समझौते में दक्षिण भारत के सभी मुगल प्रांतों से टैक्स वसूलने का अधिकार पेशवा को मिल जाता है, जो हम ऑलरेडी मराठों के समय में आपको पढ़ाएंगे। आगे पढ़ेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष, तो और विस्तार से वहां हम चर्चा करेंगे। फर्रुखशियर को गद्दी से उतारने के बाद जो अगला बच्चा गद्दी पर बैठा, उसका नाम है रफी-उद-दर्जात। 4 महीने तक शासक रहा और गद्दी से उतार दिया गया, मार दिया गया। फिर रफी-उद-दौला गद्दी पर बैठा। 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उतार दिया गया। फिर मोहम्मद शाह नाम का व्यक्ति गद्दी पर बैठा, जिसकी उपाधि थी रंगीला। कहते हैं रंगीला उपनाम से कविताएं, गजल और शायरियां लिखता था। कुछ लोग कहते हैं रंगीन मिजाज था इसलिए रंगीला कहा गया है। वास्तविकता यह है कि वो रंगीला के उपनाम से साहित्य लिखा करता था। इसमें मूलतः गजल और कुछ खास तरह की शेरो शायरियां होती थी, लेकिन ये कुछ विक्षिप्त और अव्यवहारिक मानसिकता का भी बताया गया है। जैसे अक्सर दरबार में अर्धनग्न या नग्न अवस्था में आ जाता और कहता कि ऊपर वाले ने तो हमें ऐसे ही पैदा किया, कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है, तुम भी उतारो। और नृत्यांगनाओं को कपड़े उतार कर या अर्धनग्न अवस्था में ही नृत्य करने को कहता। ये उसके विलासी चरित्र का परिचायक है। परिणाम स्वरूप बड़े ही तीव्र गति से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। जरा गौर करिए, ये चारों राजा किस साल गद्दी पर बैठे हैं, जरा गौर करिए तो 1719 ईस्वी। ठीक, एक ही साल में 3 राजा गद्दी से उतार दिए गए और चौथा राजा गद्दी पर बिठा दिया गया। मुगलों की कमजोर स्थिति कितनी थी वो बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अंग्रेज पहले से बहुत लालची थे। उन्होंने सुअवसर का लाभ लिया था और वो सही अवसर पर सही विशेषाधिकार प्राप्त करते चले गए। अंग्रेजों का लालच भारतीयों ने नहीं बढ़ाया था। ठीक है, चलिए। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसके समय मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि 2 हमले इसी के समय में हुए। 1739 में भारत पर नादिर शाह नाम के आक्रमणकारी का हमला हुआ, जो मुगलों का सारा खजाना लूट ले गया। शाहजहां का वो मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहा जाता, उसमें हीरे मोती जड़े थे, वो ले गया। कोहिनूर हीरा ले गया और सारे खजाने को ले गया। मुगलों की जो धाक थी भारतीय उपमहाद्वीप में वो खत्म। जिस अफगानिस्तान पर इनका कब्जा था, नादिर शाह जो ईरान और अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था, वो भारत की राजधानी को लूट कर चला गया और उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। एक और हमला हुआ 1748 में। नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने
दूसरी बार भारत को लूटा और उसका भी बाल बाका नहीं हुआ। ये मोहम्मद शाह तक आते आते मुगल बादशाहों की ताकत कमजोर हो चुकी थी। अगले उत्तराधिकारी रूप में अहमद शाह गद्दी पर बैठा 1748 से 1754, कोई विशेष गतिविधि नहीं। फिर आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा 1754 से 1758 ईस्वी। इसके समय में ही 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। तो आपसे पूछ ले कि प्लासी का युद्ध किस मुगल बादशाह के समय में हुआ, तो आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ। ठीक ना। नेक्स्ट, शाहजहां तृतीय, इसका उत्तराधिकारी हुआ शाहजहां तृतीय। ठीक है। शाहजहां तृतीय 1758-59 में सिर्फ एक साल के लिए गैर महत्वपूर्ण शासक, कोई विशेष घटना नहीं हुई। शाह आलम द्वितीय के समय में महत्वपूर्ण घटना घटी 1759 से 1806। इसी के समय में हुई है बक्सर की लड़ाई 1764 में। बक्सर की लड़ाई इन्हीं के समय में हुआ, जिसे बक्सर का युद्ध कहेंगे। और इसी के समय में होगी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जिसको प्राप्त करके अंग्रेज व्यापारी से शासक बने, अर्थात बंगाल में शासन करने का अधिकार किस मुगल बादशाह ने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय ने दिया था। यह सवाल आपसे पूछा गया है। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा 1806 से 1837। इसी ने राजा राम मोहन राय को अपना राजदूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था। और आखिरी मुगल बादशाह का नाम मिलता है बहादुर शाह द्वितीय, जिनकी उपाधि थी जफर। ये जफर के उपनाम से गजल और शेर व शायरियां लिखते थे। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ और विद्रोह का नेतृत्व करता इन्हें बता करके इन्हें भारत से बाहर आधुनिक म्यांमार नाम के देश, जिसे उसमें वर्मा कहा जाता था, वहां की जेल में कैद कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। 1861-62 में बीमार पड़ते हैं और मृत्यु हो जाती है। और बड़ा अफसोसनाक एक कविता, मतलब एक गज़ल भी लिखते हैं और एक दो लाइन भी है छंद की, जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे अपने सरजमी पर 2 गज ज़मीन भी कब्र के रूप में नसीब नहीं हुई, मैं कितना बदनसीब हूँ। और उन्हें वहीं म्यांमार में दफना दिया गया है। इस तरह उत्तर मुगल शासकों के समय बड़ी ही तीव्र गति से मुगल बादशाहों का पतन हुआ। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में, पूर्ण भारत में जिन मुगलों का शासन था, जिस औरंगजेब ने सुदूर दक्षिण तक के हिस्से को जीत लिया था, अब वो मुगलों के हाथ से छिटकने लगे और निकलने लगे। परिणाम स्वरूप मुगल 1857 तक तो रहेंगे, लेकिन 1707 के बाद से उनके हाथ से क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां निकलने लगेंगी। और कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां भारत में निकली, उसे सचित्र अभी हम लोग समझ लेने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए हम यहां पर भारत के मानचित्र से इस विषय को आपको समझाने या बताने की हम कोशिश करते हैं। ये अगर हम भारत के एक नक्शे को लेकर के चलें तो इसमें कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियां गद्दी को प्राप्त हो रही थी। ये उस समय बंगाल नाम का प्रांत कहलाता था। ठीक है, ये उस समय बंगाल नाम का प्रांत कहलाता था। तो ये हो गया बंगाल। बंगाल था तो पहले मुगलों का, लेकिन मुगलों के ही क्षेत्रीय सूबेदार मुर्शीद कुली खां ने विद्रोह कर दिया था। तो मुर्शीद कुली खां से बंगाल को किसने संभाला, अलग से एक लिस्ट बताएंगे। और मुर्शीद कुली खां के किस उत्तराधिकारी के समय में अंग्रेजों की प्लासी और बक्सर की लड़ाई हुई, अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि मुगलों से विद्रोह करके कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश निकले। अब इस इलाके में आ जाइए। इस इलाके में ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा से लेके लेह लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर का इलाका था, ये इलाका सिख राज्य के नाम से जाना जाता था। ये था सिख राज्य, सिख राज्य, जिसके प्रधान बनेंगे रणजीत सिंह। ये जो इलाका हम देख रहे हैं,
ये जो इलाका हम देख रहे हैं ये मराठों के कंट्रोल में था। ये जो इलाका था ये गायकवाड़ों के कब्जे में था। ये जो इलाका था ये होलकर के कब्जे में था। ये जो इलाका था ये सिंधिया के कब्जे में था। ये जो इलाका था भोसले के कब्जे में था। और ये जो इलाका था ये पेशवा के डायरेक्ट कब्जे में था। और क्षेत्रीय राजवंशों की बात करें तो यहाँ का इलाका जो दिख रहा है ये इलाका निजाम नाम के राजवंश के कब्जे में चला गया। कब निजाम राजवंश की स्थापना हुई कल मैंने क्लास में आपको बता दिया था। अब एक अन्य राज्य यहां पर देखने को मिलता है। ये जो हिस्सा था ये मैसूर नाम के राजवंश में चला गया, जिस पर कब्जा कर रखा था हैदर अली ने, बाद में उसका बेटा टीपू सुल्तान। ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये अवध नाम का प्रांत था। तो ये देखिए ये है अवध, ये है मैसूर राज्य, ये है निजाम का वंश, हैदराबाद का निजाम, ये है मराठे, ये थे सिख और ये हो गया बंगाल। जरा पूरे भारत पर नजर करें तो कहीं भी मुगल आपको दिख रहे हैं क्या? दरअसल मुगलों की अगर हम बात करें तो ये मुगलों की राजधानी थी दिल्ली। इनका कुछ प्रभाव अवध के क्षेत्रों पर था, कुछ सिंधिया ने बाद में कब्जा कर लिया। ये राजस्थान का इलाका, पंजाब का क्षेत्र, बस मुगलों का राज्य क्षेत्र कुछ इसी के आसपास सिमट कर रह गया था। अवध के पश्चिम में एक नया राजवंश इसी समय मिलता है, ये वाला हिस्सा जो उत्तराखंड तक चला जाएगा। ये रूहेले बंगश पठानों का था। इस तरह पूरा भारत बटा हुआ था। अब हमारा सारा ध्यान जिस राजवंश को समझाने में है वो है ये बंगाल का इलाका। अब इसे समझाने के लिए हम बंगाल को अलग से एक मानचित्र में लेकर समझाएंगे जिससे कि बात हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, ठीक है। सो चलिए अब हम यहां से बात करते हैं मुर्शीद कुली खां यानी बंगाल के नवाबों का, और कौन सी ऐसी परिस्थिति विकसित हुई जिसकी वजह से ये बंगाल के नवाब अंततः केंद्र से विद्रोही हो जाएंगे और अंततः वो अंग्रेजों से भिड़ जाएंगे। इसके लिए हम भारत के मानचित्र को यहीं बगल में ड्रॉ कर लेते हैं और किस ये जो इलाका हमारा है वर्तमान बांग्लादेश से लेकर के, बिहार से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के झारखंड का क्षेत्र, इसमें ये जो इलाका है ये है आज का बिहार, ये है झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल और ये है उड़ीसा। ठीक, तो ये जो बंगाल का प्रांत आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, आज वर्तमान में इसमें एक पूरा देश छिपा हुआ है यानी बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, आज का झारखंड और आज का उड़ीसा। इतना बड़ा क्षेत्र उसमें बंगाल नाम का प्रांत कहलाता था। अब इस बंगाल प्रांत में सबसे पहले मुर्शीद कुली खां से इतिहास शुरू होता है। ये औरंगजेब का बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति था, इसलिए 1700 ईस्वी में सुदूर पूरब में बंगाल की राजनीति को संभालने के लिए मुर्शीद कुली खां को इसकी जिम्मेदारी दी गई 1700 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। पहले इसके पास केवल बंगाल था। केवल बंगाल का मतलब था आज का पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, असम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके बंगाल के कब्जे में थे। 1717 ईस्वी में यह सूबेदार बना। 1700 ईस्वी में केवल दीवान के पद पर यह नियुक्त हुआ था। सब सवाल पूछे गए इसलिए डिटेल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1700 में औरंगजेब ने इसे दीवान बनाया। दीवान का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने वाला अधिकारी, आय और व्यय का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1717 ईस्वी में जब फर्रुखशेर गद्दी पर बैठा तो उसने इसे सूबेदार बना दिया यानी गवर्नर बना दिया, प्रमोशन हो गया। 1719 ईस्वी में 1719 में ये जो उड़ीसा वाला प्रांत है वो बंगाल के साथ अटैच कर दिया गया।
यानी अब बंगाल के साथ उड़ीसा भी मिल गया। तो उड़ीसा का विलय बंगाल में कब हुआ आपसे पूछा गया, तो मुर्शीद कुली खां के समय में 1727 ईस्वी तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल की स्थिति सुधारी, बंगाल में टैक्सेशन वसूलना शुरू किया, जमींदारों के विद्रोह का दमन किया। पहले बंगाल की राजधानी ढाका में थी बांग्लादेश में। इतनी राजधानी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रांसफर कर दी। तो बंगाल में मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया पूछा गया, तो मुर्शीद कुली खां ने बनाया। इसी के नाम पर मुर्शिदाबाद, मुर्शीद के नाम से मुर्शिदाबाद। चलिए साहब, इतने 1727 में अपनी मृत्यु के पहले अपने दामाद सुजाउद्दीन को अगला नवाब घोषित कर दिया। नवाब का पद आनुवंशिक नहीं होता था। 1727 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था जो बहुत कमज़ोर हो चुका था, और इसी का फ़ायदा उठाकर मुर्शीद कुली खां ने विद्रोह कर दिया और उसने अपने दामाद सुजाउद्दीन को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और किसी ने विरोध भी नहीं किया। इसी के समय में 1733 में बिहार नाम का प्रांत बंगाल में मिला दिया गया, यानी ये झारखंड और बिहार दोनों अब बंगाल को जोड़ दिया गया। यानी सुजाउद्दीन के समय में बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक बड़े प्रांत के रूप में स्थापित हो गया। बिहार पहले से चूंकि अलग एक स्टेट था, तो बिहार में उस समय का शासन संभाल रहा था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां को बंगाल के नवाब के अधीन कर दिया गया और वो उप सूबेदार बना दिया गया। कहते हैं कि सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां जब गद्दी पर बैठा तो अली वर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में उसे हराकर मार दिया और पूरे बंगाल का नवाब बन बैठा। किस युद्ध में? गिरिया के युद्ध में। यह भी सवाल पूछा गया। अब गद्दी पर 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां गद्दी पर बैठा, जो अगले 16 साल तक बंगाल का शासक रहेगा, यानी सूबेदार रहेगा। इतने बड़ी चालाकी से मोहम्मद शाह रंगीला को उस जमाने में 2 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में भिजवाए और बदले में मोहम्मद शाह से सूबेदार का पद प्राप्त कर लिया। यानी यह गैर कानूनी सूबेदार रहने की जगह पर एक ऑफिशियल सूबेदार अपॉइंट हुआ है। वो अपॉइंटमेंट लेटर पाने के लिए 2 करोड़ रुपया टैक्स दिया। मोहम्मद शाह को उम्मीद थी कि हर साल टैक्स आएगा, लेकिन पद प्राप्त करने के बाद उसने फिर कभी टैक्स नहीं भेजा और मोहम्मद शाह रंगीला टैक्स कभी वसूल नहीं कर पाया। अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। इस दौरान मराठों ने बहुत उत्पात मचाया और एक मराठा आक्रमणकारी रघुनाथ राव बंगाल पर आक्रमण करता है। बदले में मुर्शीद कुली खां जान छुड़ाने के लिए चौथ के रूप में उड़ीसा का पूरा प्रांत उसे दे देता है। कहता ले जाओ भाई, अब हर साल टैक्स वसूलने आ जाते हो, ऐसा करो कि उड़ीसा का प्रांत ही रख लो, वहां से जो पैसा आता है वो आप टैक्स समझ करके चौथ रख लो। चौथ क्या होता है, अभी हम मराठा इतिहास पढ़ाएंगे, आंग्ल मराठा संघर्ष, तो सब वहां पर चर्चा करेंगे। अब अली वर्दी खां के समय में बंगाल उसके कब्जे में था। अली वर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, उसकी 3 बेटियां ही थी और उन 3 बेटियों में से 3 बेटियों, यानी उसका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 3 बेटियां ही थी। और इन्हीं 3 बेटियों में से अंततः उसने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किया। इन 3 बेटियों में से उसने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किया। कहते हैं बड़ी बेटी का नाम मिलता है मेहरुन्निसा। बड़ी बेटी थी मेहरुन्निसा, जिन्हें घसीटी बेगम कहा जाता था, जिनकी शादी ढाका के ही एक पदाधिकारी से कर दी गई थी। दूसरी बेटी थी मेमुना बेगम, जिनका बेटा था शौकत जंग, और तीसरी बेटी थी अमीना बेगम, जिसका बेटा था सिराजुद्दौला। इनकी 3 पुत्रियां हैं। मेहरुन्निसा, जिन्हें घसीटी बेगम कहा गया। पूछा गया इनके बारे में, इसलिए लिख दे रहा हूं। ये ढाका से बिलोंग करती थी, यानी ढाका के एक पदाधिकारी के साथ इनकी शादी की गई थी। इनकी दूसरी बेटी का नाम मिलता है मैमुना बेगम।
मैमुना बेगम, इनका बेटा था शौकत जंग, और तीसरी बेटी का नाम मिलता है अमीना बेगम, इनका बेटा था सिराजुद्दौला। ये सबसे छोटी बेटी थी और इसी का बेटा था सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान ने मरने से पहले अपने नाती यानी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को, यहाँ देखिए ईयर गलत लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ। हम बात कर रहे थे सिराजुद्दौला की, ठीक है, ध्यान देंगे। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां, 3 दामाद, लेकिन तीनों दामाद की मौत हो चुकी थी। लिहाजा अलीवर्दी खान ने अपने सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठते ही शाही परिवार के लोगों में ईर्ष्या पनपने लगी, तो इसके बहुत सारे प्रतिद्वंदी पैदा हो गए। इसमें से एक थी उसकी मौसी घसीटी बेगम, दूसरा उसका मौसेरा भाई था शौकत जंग। ये दोनों उसके विरोधी हो गए। उसे कहते कांटों का ताज मिला था। उसका एक सेनापति था मीर जाफर, मीर जाफर, वो महत्वाकांक्षी था, वो खुद नवाब बनना चाहता था। इसके दीवान का नाम मिलता राजवल्लभ, और उसके बेटे का नाम था कृष्ण वल्लभ। ये था तो सिराजुद्दौला का दीवान, लेकिन ये बेईमान था, भ्रष्टाचारी था, इसने बहुत पैसे गबन किए थे। मीर जाफर ने जब उसकी जांच कराई तो ये भी सिराजुद्दौला ने जब जांच कराई तो ये भी इसका विरोधी हो गया। इस समय यार लतीफ एक सैनिक पदाधिकारी था, ये भी सिराजुद्दौला से असंतुष्ट रहता था। कुल मिलाकर सिराजुद्दौला बन तो गया था नवाब, लेकिन उसके राज दरबार के सभी लोग, राज परिवार के सभी लोग उसके विरोधी थे। कुछ लोगों को छोड़ दें तो लगभग सभी इसके विरोधी थे। कोई बात नहीं। अब इसी समय फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में लड़ाई चल रही थी। कल का क्लास याद करिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक वो लड़ाई चली थी, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। लिहाजा ये लड़ाई जब शुरू हुई तो बंगाल में फ्रांसीसियों ने, डचों ने और अंग्रेजों ने अपने अपने व्यापारिक बस्तियों को सुरक्षा घेरे में लेना शुरू कर दिया। फ्रांसीसियों ने घेरा लेने के लिए तोपखाने लगाने शुरू किए, गड्ढे खोदने शुरू किए, डचों ने शुरू किए, तो सिराजुद्दौला ने मना कराया, दोनों मान गए। लेकिन जब फोर्ट विलियम के चारों तरफ सैनिक सुरक्षा के दृष्टि से खाई खोदी जा रही थी, तो सिराजुद्दौला के अधिकारियों ने जब उन्हें मना किया तो न सिर्फ वह नाराज हो गया, बल्कि उसने सिराजुद्दौला के पदाधिकारी को धमका कर भगा दिया। बोला भाग जाओ, नहीं मुसलमानों के कटे हुए सर से इस गड्ढे को भर दिया जाएगा। सिराजुद्दौला अभी अभी नवाब बना था, उसके आदेश की नाफरमानी उसे बर्दाश्त नहीं हुई, नवयुवक था। हालांकि नाना ने गद्दी देते समय एक सुझाव दिया था, उस सुझाव एग्जाम में पूछा जाता, ध्यान से सुन लेना, कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान हैं, नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगी अर्थात टैक्स देंगी, और अगर छेड़ोगे तो काट कर मार देंगे, यानी तुमसे शक्तिशाली हैं। ये बात सिराजुद्दौला नजरअंदाज कर गया और उसने आनन फानन में सेना तैयार की। उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद के निकट ही कलकत्ता था, उसने कलकत्ता कूच कर लिया। 4 जून को उसने कासिम बाजार नाम के इलाके को जीत लिया। 15 जून के आसपास उसने कलकत्ता शहर में प्रवेश कर लिया और 20 जून को उसने अंततः हमला करके जीत लिया उस जगह को जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। अब यहां से क्वेश्चंस मिलने शुरू होते हैं, जरा ध्यान से सुनते चलिए। चलिए, आंग्ल बंगाल
संघर्ष। आंग्ल बंगाल संघर्ष के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रारंभिक परिस्थितियों की बात कर लें। प्रारंभिक परिस्थितियां हमने आपको बताया, सिराजुद्दौला के परिवार के सदस्यों का व्यवहार विरोधी था। दूसरा, सेनापति महत्वाकांक्षी एवं अविश्वासी था। तीसरा, दीवान राजवल्लभ व पुत्र कृष्णवल्लभ भ्रष्टाचारी व नवाब के विरोधी थे। नवाब के विरोधी थे। यार लतीफ एक सैनिक पदाधिकारी था जो अविश्वासी था। जगत सेठ एक बैंकर था जो सिराज का विरोधी था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। घटनाक्रम, काल कोठरी की घटना। ठीक है, ब्लैक होल घटना इसे कहते हैं, पूछा गया है। ठीक है, क्या थी जरा ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक होल घटना की जो तिथि पूछी जाती है वो है 20 जून 1756 ईस्वी। जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई चल रही थी। आई रिपीट, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई चल रही थी। सभी अपनी अपनी सुरक्षा के लिए बेताब थे। अंग्रेजों ने भी खाई खोदनी शुरू की, फ्रांसीसियों ने भी, डचों ने भी, क्योंकि डचों के साथ भी अंग्रेजी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो सिराजुद्दौला ने सभी को सिर्फ निर्देश दिया कि आपको करमुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया है, आप राजनीतिक शक्ति छोड़िए, आप किलाबंदी नहीं कर सकते। फ्रांसीसी मान गए, डच मान गए। अंग्रेजों ने टका सा जवाब दे दिया कि चले जाओ, नहीं तो मुसलमानों के कटे हुए सर से ये गड्ढा भर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अब सिराजुद्दौला ने रिएक्ट किया। घटनाएं क्या हुई? 4 जून की घटना। 4 जून को कासिम बाजार जीत लिया गया। कासिम बाजार जीत लिया गया। 15 जून को कलकत्ता बाजार पर प्रवेश और 20 जून को फोर्ट विलियम जीत लिया गया। कहते हैं इसी फोर्ट विलियम के अंदर जब प्रवेश किया इन लोगों ने, यानी कि सिराजुद्दौला ने, तो वहां पर उसे कुछ घायल अवस्था में अंग्रेज पदाधिकारी मिले, जिनकी संख्या लगभग 146 के आसपास बताई जाती है, 146 के आसपास। अंग्रेज सिराजुद्दौला को कमतर करके आंक रहे थे और सिराजुद्दौला ने अपनी शक्ति का एहसास दिलाया और एक ही झटके में अंग्रेजों के बाजार से लेकर के उनके किले तक पे कब्जा कर लिया।
किले में प्रवेश किया तो घायल और शराब के नशे में धुत लगभग 146 अंग्रेज कैदी उसके सामने लाए गए। अंग्रेज डर रहे थे कि उनका कत्लेआम होगा। उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि इसमें हम बात करने की भी स्थिति में नहीं है, ये बगल में एक कमरा है, इसी में हमें आप बंद कर दीजिए, सुबह हम होश में आएंगे तो हम इस विषय पर आपसे बातचीत कर लेंगे। कहते हैं वो एक छोटा सा कमरा था जो 14 फुट 10 इंच चौड़ा था, करीब 18 बाई 14 फुट का कमरा था। 18 बाई 14 फुट 10 इंच का एक कमरा था। इसमें 146 लोगों को उस 20 जून की तपती गर्मी में बंद कर दिया गया, जिसमें कुछ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, घायल थे, इलाज नहीं मिला इसलिए मौत हो गई, शराब के नशे में थे। इस घटना को जेड हालवेल नाम के इतिहासकार ने ब्लैक होल डे कहा, काल कोठरी की घटना कहा कि 146 लोगों को एक घुटन भले कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें सब मर गए। स्वयं की भी बात कहता है, उसके साथ कुछ और लोग बाद में जीवित पाए गए। तो इस घटना में तीनों तिथि के बारे में आपसे सवाल कमीशन ने पूछा है। कहते हैं कि इस काल कोठरी घटना के बाद सिराजुद्दौला ने यहां की जिम्मेदारी मानिक चंद को दे दी, मानिक चंद को दे दी और वो अपनी राजधानी वापस लौट गया। इस बात की जानकारी दक्षिण में अंग्रेजों के एक अन्य मुख्यालय पे पहुंची जो मद्रास कहलाता था। मद्रास के अंग्रेज पदाधिकारियों ने कलकत्ता दोबारा प्राप्त करने का प्लान बनाया और उन्होंने स्थलीय मार्ग से एक सेना, ये मद्रास की स्थिति हमने बताई, उन्होंने एक स्थलीय मार्ग से यह सेना कलकत्ता के लिए भेज दी। इसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में एक नौसेना समुद्री मार्ग से उन्होंने कलकत्ता की तरफ रवाना कर दिया। स्थलीय मार्ग से एक सेना को लेकर क्लाइव पहुंचा और जलीय मार्ग से नौसैनिक शक्ति को लेकर एडमिरल वॉटसन नाम का एक पदाधिकारी एक भारी भरकम सेना के साथ कलकत्ता पहुंच गया। और कहते हैं कि 1 जनवरी सन 1757 ईस्वी को कलकत्ता दोबारा से जीत लिया गया। जीता क्या गया? कहते हैं कि मानिक चंद को घूस दी गई और उसने किले में अंग्रेजों को घुटने दे दिया। इस प्रकार कलकत्ता दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। कलकत्ता की पुनर्प्राप्ति, कलकत्ता की पुनर्प्राप्ति हुई कब? 1 जनवरी 1757 ईस्वी को। सिराजुद्दौला को इस बात का पता लगा तो सिराजुद्दौला ने आगे बढ़ करके अपनी सेना भेजी जो रास्ते में रोक ली गई और अंततः एक संधि हुई जिसे अली नगर की संधि कहते हैं। अली नगर की संधि हुई, ये 2 जनवरी 1757 ईस्वी को हुई। अब सवाल उठता, अलीनगर कहते किस शहर को हैं? दरअसल सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता को जीता तो उसका नाम बदलकर अपने नाना अलीवर्दी खां के नाम पर अलीनगर कर दिया। अर्थात कलकत्ता में ही सिराजुद्दौला और क्लाइव के साथ एक संधि समझौता हुआ जिसे अलीनगर की संधि कहा गया और तय हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ दोस्तीपूर्ण संबंध रखेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमें अपने किले की सुरक्षा करने का अधिकार दीजिए क्योंकि हम फ्रांसीसियों से लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई है। तो जिस बात के लिए लड़ाई शुरू हुई थी अंग्रेजों को वो अधिकार भी दे दिया गया। यहाँ तक कि अंग्रेजों के कर मुक्त व्यापार का अधिकार भी उनके पास पहले की तरह बना रहा। यहाँ तक कि उनके सिक्के भी बंगाल क्षेत्र में चलेंगे, इस बारे में बात चलती रही। ठीक है, सो ये घटना प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि और इन सबसे सवाल पूछे गए। तो अगर हम अपने घटनाक्रम की बात करें तो प्रारंभिक परिस्थितियां ये थी कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और उसके सहयोगी कम, मित्र कम, विरोधी ज्यादा थे। उसका दुर्भाग्य था कि उसी समय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा था और उसका अंग्रेजों के साथ विवाद शुरू हो गया। विवाद के पहले चरण में सिराजुद्दौला तो जीत गया, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने जो प्रतिक्रिया दी उससे सिराजुद्दौला का अस्तित्व समाप्त हो गया। अभी तक हमने काल कोठरी की घटना जिसमें कासिम बाजार, कलकत्ता, फोर्ट विलियम की विजय और फिर अलीनगर की संधि जैसे विषयों को समझा। अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ था जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। अब यहां से आपके इंटरेस्ट के सवाल शुरू होते हैं।
क्योंकि इसके पहले की चीज आप लोग पढ़ते नहीं हैं और वहां से भी सवाल आते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी क्या हुआ? 2 जनवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेज पुनः फोर्ट विलियम किले पर काबिज हो गए और रॉबर्ट क्लाइव ने फोर्ट विलियम किले में रहने वाले हेड वॉट्स से बातचीत शुरू की कि विवाद हुआ क्या था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। फिर उसने कहा कि क्या मुझे कोई ऐसा आदमी बता सकते हो जो सिराजुद्दौला के दरबार की हमें जानकारी दे सके? तो वॉट्स ने ही सजेस्ट किया कि एक अमी चंद नाम का व्यक्ति है जो दरबार के बारे में हमें जानकारी दे सकता है। अमी चंद अथवा इसी को अमीर चंद लिखा मिलता है, इसका नाम पूछा जाता, ध्यान रखना। कौन था अमीर चंद? अमीर चंद एक धनी व्यापारी था जो अंग्रेजों और बंगाल के व्यापार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वो दरबार में भी आता जाता था। क्लाइव ने उससे बुला करके दरबार का हालचाल जाना तो उसने कहा कि मुझसे बेहतर जानकारी वहां का सेनापति मीर जाफर देगा, आप उससे मिल लें। क्लाइव ने मीर जाफर से मिलने की इच्छा जताई। मीर जाफर मिलने आ गया। मीर जाफर के बारे में क्लाइव ने पहले से जानकारी ले ली थी। उसने मीर जाफर को एक ऑफर दिया कि क्यों ना आप ही बंगाल के नवाब बन जाते हैं, हम व्यापारी हैं, आपके संरक्षण में हम लोग व्यापार करेंगे और आप नवाब बन जाइए। उसने कहा मैं तो सेनापति, नवाब कैसे बन सकता हूं? अंग्रेजों ने कहा यदि आप साथ दें तो हम आपको नवाब बना देंगे। प्लानिंग शुरू हो गई। इस बात पे अमी चंद भड़क गया। उसने कहा कि साहब राज्य आप उसे देने वाले हैं, ये बात तो हमारे तयशुदा शर्तों में नहीं थी, केवल मिलवाना था। अगर आप इस सत्ता हस्तांतरण में जो लाभ लेंगे उसका हिस्सा हमको दे तो मैं मुंह बंद रखूंगा, वरना जा रहा हूं, मैं सिराजुद्दौला को सब बता दूंगा। और सिराजुद्दौला कितना ताकतवर है, ये अभी काल कोठरी की घटना का अनुभव अंग्रेजों के लिए ताजा ताजा था। कहते हैं कि अमी चंद को समझा बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि 30 लाख रुपया नगद और सत्ता परिवर्तन के उपरांत जो भी खजाना होगा उसका आधा हमको दिया जाए। कहते हैं कि मीर जाफर ने मना कर दिया तो क्लाइव ने इशारा किया कि मुझे बात करने दो, और क्लाइव ने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे। उसने कहा ऐसे नहीं, कागज पे लिख के दो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कागज पर लिख कर उसे दिया। उसने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, तुम्हारी आधी ताकत तो समुद्र में है। उसका हेड जो है वॉटसन, उससे भी साइन करवा के दो। वॉटसन ने साइन करने से मना कर दिया। बोला तुम दोगे तो है नहीं उसे, तो मैं झूठे दस्तावेज पर हस्तखत नहीं करूंगा। क्लाइव ने बताया अभी दस्तखत दे दो, सत्ता परिवर्तन के बाद इसको मार देंगे। कहते हैं कि रात में वॉटसन का नकली सिग्नेचर क्लाइव ने बनाया और इस अमी चंद को दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, अमी चंद को लाल कागज पर समझौता, लाल कागज पर समझौता पत्र दिया गया था। रंग याद रखिएगा, रंग तक आपसे एग्जाम में पूछा गया है। मैंने कल के क्लास में कहा था कि छोटे मोटे वो माइन्यूट फैक्ट्स जो मेरिट क्रिएट क्वेश्चंस होते हैं उन पर आपका ध्यान नहीं होता। मेरे आज के 1.5 घंटे की क्लास में आप गौर करेंगे तो कई बार अरुचिकर विषय आ गए, आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं आता, आप चुप हो जाते हैं, लेकिन वहां से भी सवाल बनते हैं क्योंकि आपकी पसंद के हिसाब से कमीशन सवाल नहीं बनाएगा। ये एक ट्रांजिशन फेज हम पढ़ रहे हैं जिसमें मध्यकालीन भारत अब पतनशीलता को प्राप्त हो रहा है और नया भारत, आधुनिक भारत उभर रहा है जिसकी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आएगी। तो मध्यकाल को भी समझना है और आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को भी समझना है। भले ही जीएस का एग्जाम में यहाँ सवाल इस गहराई तक पूछे जाएंगे, ऑप्शनल में इससे भी गहराई से आपको पढ़ना है। तो चलिए, मीर जाफर के सामने ही अमी चंद को लाल कागज पर नकली दस्तावेज बनाकर दे दिया गया कि ठीक है 30 लाख रुपया नगद और खजाने का आधा हिस्सा आपको दिया जाएगा। अमी चंद खुश हो गया। मीर जाफर के साथ एक सफेद कागज पर, इनका भी रंग याद रखना है, सफेद कागज पर समझौता पत्र तैयार हुआ जिसमें तय हुआ कि अंग्रेज मीर जाफर को सत्ता परिवर्तन कराकर गद्दी देंगे, बदले में वह इनका टैक्स माफ कर देगा और कुछ अधिकार भी देगा। और इसी के साथ क्लाइव ने नदिया जिले के सीमा पर, नदिया जिले की सीमा के अंदर गंगा नदी के तट पर प्लासी के मैदान में अपनी सेना का जमावड़ा शुरू किया।
सिराजुद्दौला को इस विषय की जानकारी हुई तो वो भी सेना लेकर पहुंच गया, लेकिन उसे पता ही नहीं था जिस सेनापति के दम पर वो सेना लेकर गया है वो तो पहले ही बिक चुका था। लिहाजा 23 जून 1757 को दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय के बाद मीर जाफर सेना का एक बड़ा भाग लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया। सिराजुद्दौला के सहयोगियों मीर मदान और मोहन सिंह जैसे लोगों ने सिराजुद्दौला को सलाह दी कि हुजूर, हम कुछ फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मोर्चा संभालते हैं, आप जान बचाइए। सिराजुद्दौला न चाहते हुए भी युद्ध क्षेत्र छोड़कर निकल गया और उसकी सेना लड़ती रही। कहते हैं कि जब सिराजुद्दौला निकला तो उसके पीछे मीर जाफर का बेटा मीरन पड़ गया। सिराजुद्दौला पहले मुर्शिदाबाद गया, फिर भागकर वो पटना चला गया, जिसका पीछा हुआ, गिरफ्तार किया गया और उसका कत्ल करके उसकी डेड बॉडी का भरपूर अपमान किया गया, सड़क पर जगह जगह उसे घुमाया गया। इस प्रकार एक दिन के कुछ घंटों की लड़ाई के बाद प्लासी के युद्ध में अंततः अंग्रेजी पक्ष की विजय हुई और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला वो समझ लें। इस युद्ध का परिणाम निकला मीर जाफर अगला नवाब बना। यह पहला महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। दूसरा, मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगने की जागीर दी। चौबीस परगना आज पश्चिम बंगाल का एक जिला है। उसने 24 परगने की इन्हें जागीर दे दी, प्लस अंग्रेजों को बहुत सारा युद्ध हर्जाना दिया गया। इसमें क्लाइव को लगभग 34,000 पाउंड का उपहार मिला। क्लाइव को निजी स्तर पर उसने उपहार दिया, प्लस इस दौरान सेना को लगभग 50,000 पाउंड की राशि दे दी गई। इस प्रकार प्लासी के युद्ध को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। इसे षड्यंत्रों में षड्यंत्र कहा जाता है। एक षड्यंत्र तो सिराजुद्दौला के खिलाफ हुआ और दूसरा षड्यंत्र बनवाने वाले अमीचंद के खिलाफ हुआ, क्योंकि इस घटना के बाद अमीचंद की हत्या कर दी गई। तो अमीचंद के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ वो किस रंग के कागज पर बनाया गया था, तो लाल रंग के कागज पे। सत्ता परिवर्तन का जो षड्यंत्र था वो सफेद कागज पे बनाया गया था। किसकी क्या भूमिका थी, तो देखिए यहाँ मैंने सबके नाम लिखे थे, वो ध्यान से। जगत सेठ अंग्रेजों का साथी रहा, यार लतीफ अंग्रेजों का साथ देता है, दीवान राज बल्लभ और उसका पुत्र कृष्ण बल्लभ अंग्रेजों का साथ देते हैं, मीर जाफर जो है सेनापति मीर जाफर हैं वो विद्रोह की भूमिका में साथ देता है। इस तरह प्लासी के युद्ध से सिराजुद्दौला को न सिर्फ गद्दी से हटा दिया गया, उसकी जगह पर उसके सेनापति को गद्दी पर बिठा दिया गया और इस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों को 24 परगना नाम की एक नई जागीर मिली, एक नया जिला मिला। पहले तो कुछ गांव मिलते थे, अब जिला मिल गया और उस आय से इन्होंने अपनी ताकत को मजबूत किया। इधर भी जो फ्रांसीसियों से लड़ने लगे। कहते हैं मीर जाफर, अब इस वंशावली में आ जाइए। अब मीर जाफर अगला नवाब बन चुका था। 1757 से 1760 ईस्वी तक वो नवाब बना रहा। 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव नाम का व्यक्ति लंदन चला गया, उसका प्रमोशन हुआ, डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसे लंदन बुलाया गया। 22 फरवरी, कुछ पुस्तकों में 22 मार्च 1760 ईस्वी वो लंदन चला गया। उसकी जगह पर अस्थाई गवर्नर और स्थायी गवर्नरों की हमें एक सूची प्राप्त होती है। तो जे.जेड हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति अस्थाई गवर्नर बना। उसने कहा कि मीर जाफर साहब, क्लाइव ने आपको सत्ता दिलवाई थी, आपने उसे बहुत उपहार दिया था, अब हम गवर्नर बने हैं, हमें भी कुछ दीजिए। मीर जाफर ने टका सा जवाब दे दिया कि भाई एक समझौता हुआ था,
अंग्रेजों ने मदद की थी, बदले में हमने अंग्रेजों को कुछ दिया था, अब लेन देन का कोई मतलब नहीं है। हालवेल के बाद वेंसीटाट स्थायी गवर्नर बना, उसने भी संदेशवाहक भेजा। मीर जाफर ने पैसा देने से इनकार कर दिया, लिहाजा वेंसीटाट ने निर्णय लिया सत्ता परिवर्तन का और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बनाने का प्रलोभन दिया गया, तयशुदा शर्तों के साथ कि अगर हम तुम्हें अगला नवाब बना दे तो हमें क्या दोगे। मीर कासिम ने कहा क्या चाहिए, कहा कुछ जिले और आपकी आय का एक हिस्सा। बोले ठीक, दिया। नवाब बनने के लालच में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव नाम के 3 जिले अंग्रेजों को देने की बात स्वीकार कर ली और सिलहट नाम के जिले में चूने की जो मंडी थी उससे जो वार्षिक आय होती थी उसका आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना तय हो गया। प्लस इस दौरान तय हुआ कि वेंसीटाट को कुछ राशि नगद और हालवेल को कुछ राशि नगद प्रदान की जाएगी और इसके तहत उन्होंने वेंसीटाट को 50,000 पाउंड की राशि 50,000 पाउंड की राशि और हालवेल को 27,000 और कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड की राशि देने का निर्णय किया गया। सत्ता परिवर्तन हो गया, मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया गया। मीर जाफर को धमकाया गया, कहा गया कि आप कहिए कि हम अस्वस्थ हैं और आपकी इच्छा से ही अब मीर कासिम को गद्दी दी जा रही है। असल में उनको ऑप्शन ये दिया गया था कि आप नाम मात्र के नवाब रहेंगे, कार्यकारी नवाब का पद मीर कासिम को दे दीजिए, सत्ता वही चलाएंगे। जब मीर जाफर ने इससे इनकार कर दिया तो मीर जाफर को गद्दी से उतारकर मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया गया। इसे रक्तहीन सत्ता परिवर्तन कहते हैं। एक भी गोली नहीं चली, कोई मरा नहीं था। प्लासी के युद्ध में तो फिर भी लोग मरे थे। मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो ये एक स्मार्ट लड़का था। इसने बंगाल की सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों से दूर जाने का निश्चय किया। उसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के स्थान पर बिहार के मुंगेर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। अंग्रेजों से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए उसने फ्रांसीसी सेनापति वॉल्टर रीनहार्ड नाम के व्यक्ति से संपर्क साधा। वॉल्टर रीनहार्ड को उसने अपनी सेना को पाश्चात्य शैली में ट्रेंड करने के लिए अपॉइंट कर लिया, जैसे समरू नाम मिलता है। नाम ध्यान रखिएगा, आपसे ये सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं बक्सर के युद्ध की। बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। ठीक है, अब कारण क्या था? मीर कासिम वास्तविक सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था, इसलिए खुद को ताकतवर बनाने के लिए पहला काम किया राजधानी परिवर्तन। तो उसने पहला काम किया था राजधानी परिवर्तन। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया अपनी राजधानी। दूसरा, फ्रांसीसी सैन्य प्रशिक्षक नियुक्त किया, नाम था वॉल्टर रीनहार्ड, इनका नाम पूछा गया है। इन्हें उर्फ समरू कहते हैं, जिनकी पत्नी को बाद में एक जागीर भी मिलती है अवध प्रांत में, जिसे समरू बेगम की जागीर कहा जाता है। समरू ने पाश्चात्य पद्धति से, फ्रांसीसी पद्धति से मीर कासिम की सेना को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसियों ने मुंगेर में आधुनिक अस्त्र शस्त्र कारखाने की स्थापना करवा दी, जहां तोप और बंदूकें तथा गोला बारूद बनने लगा। इन्हीं शक्तियों के दम पर अंग्रेज भारतीयों को हराते थे। जब मीर कासिम ने यह सब सत्ता प्राप्त करनी शुरू कर दी, तब उसने अंग्रेजों से डरना बंद कर दिया और उसने कठोर निर्णय लिया, और यही बक्सर के युद्ध का मूल और तात्कालिक कारण बना। ये पूछा जाता है, तो बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बना? तात्कालिक कारण क्या बना? ध्यान से सुनिए।
अंग्रेज अभी तक अपना टैक्स अदा कर रहे थे और टैक्स अदा करने के लिए उन्हें 3,000 रुपये साल में देने होते थे और वर्ष भर फ्री व्यापार करना होता था। प्लासी के युद्ध के बाद वो टैक्स माफ कर दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों के व्यापार के ऊपर एक दस्तक, आम भाषा में इसे परमिट आप कहेंगे, अंग्रेज अपने सामान पर एक दस्तक यानी कि परमिट चिपका देते थे, तो कोई भी मुगल कर्मचारी उस पर टैक्स नहीं लेता था। अब अंग्रेजी पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार का एक नया खेल खेला। उन्होंने भारतीय व्यापारियों के सामान पर अपना परमिट चिपका देना शुरू किया और भारतीय व्यापारियों को जितना टैक्स सरकार को देना होता था उसका आधा खुद ले लेते और आधा व्यापारियों का माफ हो जाता। इस बात की जानकारी जब मीर कासिम को हुई तो दस्तकों के दुरुपयोग, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही आता है, दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कासिम ने घोषणा कर दी कि भारतीय व्यापारियों से आंतरिक व्यापार पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। रातों रात अंग्रेजों की आय खत्म, ये उनकी अतिरिक्त आय होती थी। इस बात से वो चिढ़ गए और मीर कासिम को गद्दी से उतारने का मन बनाने लगे। इसी समय पटना में एलिस नाम के एक अंग्रेज पदाधिकारी ने मीर कासिम के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ उग्र व्यवहार अपनाते हुए उन पर हमला कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर से एक सेना लेकर वो पटना पहुंचा और एलिस को गिरफ्तार कर लिया। इसी समय उसे खबर मिली कि अंग्रेजों ने घोषित कर दिया है कि अब मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया गया है। मीर कासिम अस्थायी गवर्नर थे, क्योंकि मीर जाफर साहब अस्वस्थ हुए थे इसलिए वो गवर्नर बनाए गए थे। मीर जाफर साहब स्वस्थ हो गए, लिहाजा मीर कासिम साहब को हटा दिया गया और इस प्रकार मीर जाफर दोबारा बंगाल के नवाब बना दिए। ऐसी परिस्थिति में वॉल्टर रिनहार्ड के कहने पर कैप्टन एलिस की हत्या करके मीर कासिम पूरब से पश्चिम की तरफ चल पड़ा बगल के राज्य अवध में, और अवध के राज्य सुजाउद्दौला से मदद मांगी। सुजाउद्दौला के राज्य में तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहते थे। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों पर हमला करने का मन बनाया तो एक त्रिगुट बन गया। इस त्रिगुट में मुगल बादशाह शाह आलम की सुरक्षा सेना, सुजाउद्दौला की सेना और मीर कासिम की सेना तीनों मिलकर चल पड़ी बंगाल की तरफ। अब इसके लिए आपको थोड़ा मानचित्र से बात को समझाना पड़ेगा तो बात आप समझ पाएंगे। ये राज्य देखें, इस राज्य में यहाँ पर है अवध के नवाब का राज्य, ये है कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र। कहते हैं कि अवध के नवाब की सेना कड़ा मानिकपुर से होते हुए बिहार में प्रवेश करने को हुई तो यहीं पर है बक्सर का मैदान, आज भी यूपी बिहार के बॉर्डर पे ही है। बक्सर के मैदान में मुगल नवाब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना, सुजाउद्दौला की सेना और मीर कासिम की सेना पहुंच गई। इधर अंग्रेजों ने भी कलकत्ता से एक सेना मीर जाफर के नेतृत्व में यहाँ पहुंचा दी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व अब क्लाइव नहीं कर रहा, हेक्टर मुनरो कर रहा, इनका नाम पूछा गया है। और दूसरी तरफ त्रिगुट सेना थी। इन दोनों ही पक्ष के सेनाओं की लड़ाई बक्सर के मैदान में हुई, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, वर्सेस में था त्रिगुट। परिणाम क्या हुआ? त्रिगुट युद्ध में हार गया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध में अंग्रेज पुनः जीते। प्लासी में भी अंग्रेज जीते थे, बक्सर में भी जीते। अंतर क्या है, गौर से सुनिए। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप जीते थे, जबकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज अपनी सैनिक योग्यता से जीते थे। बक्सर का युद्ध हो गया। अब इस युद्ध का परिणाम और प्रभाव क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हो गया 22 अक्टूबर 1764 को। इसके परिणाम स्वरूप अब इलाहाबाद की संधि का निश्चय हुआ। कहते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर के महीने में और अब क्लाइव वापस आ गया। क्लाइव वापस आ गया कब? 1764 के दिसंबर में। वार्ता हुई, युद्ध की परिस्थितियां हुई, पता चला कि साहब जेल में मुगल बादशाह बंद हैं। हाथ पांव फूल गए कि मुगल बादशाह अभी भी भारत में एक सम्मानित व्यक्ति है, कहीं भारत की अन्य राजनीतिक शक्तियां मुगल बादशाह को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों पर हमला कर दें, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर हमला कर दें तो क्या होगा। लिहाजा आनन फानन में ड्राफ्टिंग की गई कि नहीं समझौता किया जाएगा। और इलाहाबाद में
पहला समझौता 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ, जिसमें बड़े ही सम्मान के साथ मुगल बादशाह को आजाद किया गया। क्लाइव ने उनसे हाथ मिलाया और कहा कि आप तो नाहक इस पचड़े में फंस गए, हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आप इस देश के राजा हैं। अब इतना सम्मान तो मुगल बादशाह को उसके दरबारी भी नहीं देते थे, क्योंकि इस समय वो भागा हुआ राजा था, अपनी राजधानी दिल्ली में नहीं रहता था, वो अवध के नवाब के यहाँ छुपकर जीवन बिता रहा था। सोचिए, ऐसा राजा था, भगोड़ा राजा था। उस राजा को अंग्रेजों ने सम्मान दिया तो गदगद हो गया, बोला मैं क्या कर सकता हूँ। अंग्रेजों ने कहा बंगाल के शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी हमें दीजिए, हम बेहतर तरीके से संभालेंगे और आपको टैक्स भी अदा करेंगे। तय हुआ कि 26 लाख रुपया वार्षिक हम आपको दिया करेंगे। बदले में बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शासन करने का अधिकार दे दिया। तो बंगाल पर शासन का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। इस दौरान मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी और मीर जाफर का बेटा नजमुद्दौला अब बंगाल का नवाब था। नजमुद्दौला को भी एक पक्ष इसमें बनाया गया और उससे एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया गया कि अंग्रेजों को बंगाल शासित करने के लिए दिया जा रहा, आपको कोई एतराज तो नहीं। उसने कहा नहीं है। तो अंग्रेजों ने उसे 53 लाख रुपया निजामत अर्थात शासन प्रशासन संभालने के लिए देना तय किया। यानी दीवानी अंग्रेजों ने संभाल ली, पैसे का अधिकार अपने पास रखा और शासन प्रशासन का सरदर्द भारतीय पक्ष को दे दिया। इसी के लिए 53 लाख रुपया उसने नजमुद्दौला को देना तय किया। नजमुद्दौला को देना तय किया। 26 लाख रुपया मुगल बादशाह को देना तय हुआ था। इसके अतिरिक्त जितना पैसा बंगाल से आएगा वो सब अंग्रेजों का हो जाएगा और अंग्रेज बंगाल पर शासन करेंगे। 4 दिन के बाद एक दूसरा समझौता हुआ। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से पूछा गया, हुजूर हम तो आपसे लड़ने भी नहीं गए थे, काहे को चले आए। अंग्रेजों ने कहा, शुजाउद्दौला साहब क्या आप अपना अवध राज्य दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ। हमें क्या करना होगा? बोले युद्ध हर जाना दे दीजिए, आपकी वजह जो खर्चा वर्चा हुआ है दे दीजिए, आप ले जाइए अपना अवध राज्य, मुझे अवध नहीं चाहिए। तो 50 लाख रुपया शुजाउद्दौला से लिया गया। शुजाउद्दौला से युद्ध हार जाने के रूप में लिया गया और उसे अवध का प्रांत दे दिया गया कुछ शर्तों के साथ। शर्त नंबर 1 थी कि साहब आप कड़ा और मानिकपुर हमें देंगे, क्योंकि हम इसे मुगल बादशाह को उपहार में देना चाहते हैं। दे दिया उसने। अंग्रेजों ने चुनार का किला भी मांग लिया, उसने दे दिया। और अंग्रेजों ने कहा कि बनारस से लेकर गाजीपुर तक का हिस्सा राजा बलवंत सिंह को शासन करने दीजिए, रहेगा आप ही का इलाका, लेकिन राजा बलवंत सिंह उस पर शासन करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया? जब हम अंग्रेजों की नीति पढ़ाएंगे, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, वहाँ इस नीति को जिक्र करेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि 2 संधियाँ हुई थी इलाहाबाद में। 12 अगस्त को पहली संधि और 16 अगस्त को दूसरी संधि। 16 अगस्त को अवध के नवाब के साथ संधि हुई थी और 12 अगस्त को मुगल बादशाह के साथ संधि हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर शासन करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेजों ने उसके पैसे का अधिकार अपने पास रखा और शासन प्रशासन का सरदर्द भारतीयों को दे दिया। इसी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है। तो द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी क्लाइव ने। क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की और इस द्वैध शासन के दौरान ये चला कब तक? तो ये द्वैध शासन चला 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक। इस द्वैध शासन को अगला गवर्नर जो बंगाल का आएगा, वॉरेन हेस्टिंग, वो 1772 में से समाप्त कर देगा। लेकिन तब तक बंगाल में शोषण और अराजकता का दौर चलेगा। जो इलाका आपके सामने ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये इलाका अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक है, अब अंग्रेजों की अगली नजर है इस राज्य पर। इसका नाम है मैसूर। अगले क्लास में हम आंग्ल मैसूर संघर्ष आपको पढ़ाएंगे। लेकिन